अरु बुंदेली बराबरी की नहीं कहूं बराबरी है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। तो हम आपसे रूबरू करवाते हैं डॉक्टर अवध किशोर जड़िया से, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से कस्बे हरपालपुर से रहने वाले हैं। जड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जड़िया जी, सबसे पहला सवाल कि आपने बुंदेली साहित्य ही क्यों चुना? क्यों? जो पारिवारिक परिवेश है वो बड़ा साहित्यिक रहा। मेरे पिताजी बड़े साहित्य प्रेमी थे, बड़े संगीतकार थे, ज्योतिषाचार्य थे। तो तमाम विद्वान मेरे घर पर आया जाया करते थे और काफ़ी साहित्य की चर्चा हुआ करती थी। तो मेरे छोटे बाल मन पर उन सब का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और कविताओं की तरफ मेरी रुचि बढ़ी और उसी तारतम्य में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। मेरी बहुत अल्पायु थी उस समय, मैंने कुछ लिखना शुरू किया। आप ऐसा समझें कि जब मैं 20 वर्ष का था तब मैंने एक छोटा सा राधिका के ऊपर शतक लिखा और प्रभाव जो है वो मेरा राजभाषा पर थोड़ा काम है, ब्रजभाषा पर काम है, लेकिन बुंदेली के प्रति मेरा लगाव बहुत ज़्यादा रहा। बस यही हम आपसे बात काटते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि साहित्य में भी और ब्रज में भी और हिंदी साहित्य में भी आपकी काफी रचनाएं हैं। फिर आपने बुंदेली साहित्य को इतना महत्व क्यों दिया? आपके शुरुआती दिनों की कोई ऐसी रचना है क्या बुंदेली जो बहुत ही मनमोहक हो? जिस बुंदेली का इतना माधुर्य है, बुंदेली हमारी मातृभाषा है और इतना सशक्त भाषा है कि मुझे लगा कि बुंदेली में ही काम किया जाना चाहिए। और एक रचना के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो एक जो पहली रचना मुझे याद आ रही है वो आपकी सेवा में रखता हूँ, आप श्रोताओं को सुन के सेवा में रखता हूँ। और ये सरस्वती के लिए वंदना लिखी गई थी और इसका जो छंद है वो सार छंद होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ ईश्वरी ने चौकड़ियाँ लिखी हैं, वो पिंगल की दृष्टि से सार छंद में आती हैं। तो एक चौकड़िया देखे, मोरी जियन जोरिया बारी वीणा की बजवारी, मोरी जियन जोरिया बारी वीणा की बजवारी, जब जब तैने पुचकारो तब तब फूटी किलकारी, जब जब तैने पुचकारो तब तब फूटी किलकारी, दई निरक्षर को मति, दई निरक्षर को मति, जो भई अक्षर की मतवारी। अक्षर जो ब्रह्म है उसकी हमारे अक्षर जो है उस अक्षर ब्रह्म की ओर जाते हैं। मोरी जियन जोरिया वारी वीणा की बजवारी, जब जब तैने पुचकारो तब तब फूटी किलकारी, दई निरक्षर को मति, जो भई अक्षर की मतवारी, अब तोरे हाथन में मोरी पल पल की रखवारी। अब तोरे हाथन में मोरे पल पल की रखवारी, ये वो चौकड़िया थी जो मुझे याद आ रही थी। ये काफी छोटे में लिखी गई। जड़िया जी, किन किन कवियों से आपको ऐसी प्रेरणा मिली कि जो आपके लोक साहित्य के लिए प्रेरणादायक रहे हों? ऐसे कवियों का जिनको आपको सानिध्य मिला हो या जिनसे आपने कुछ सीखा हो, ऐसे कवियों से कौन से ऐसे कवि हैं जो बुंदेलखंड के जो जिनसे आपको प्रेरणा मिली? पहले हम आपको ये बात थोड़ी सूचित कर दें कि बुंदेली का जो योगदान है वो हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपन पूरे भारतीय हिंदी काव्य साहित्य को देखें तो उसमें से कम 1 दर्जन कवि बुंदेली के हैं जी। और अगर उन बुंदेली के 1 दर्जन कवियों को हिंदी साहित्य से अलग कर दिया जाए तो हिंदी साहित्य आधा रह जाता है जी। और चूंकि हिंदी बुंदेली हमारी मातृभाषा है, उसके उन्नयन का हमारा धर्म है। बुंदेली की शब्द संपदा बहुत ज़्यादा है। बुंदेली बहुत सामर्थ्यशाली भाषा है। इसकी संस्कृति, इसका साहित्य, इसके तीज त्यौहार, इसकी राष्ट्रीय पहचान दिलाने की ललक मेरे मन में थी जी। इस वजह से हमने उस बुंदेली को चुना और बुंदेली का भी जो परिष्कृत रूप है जी, क्योंकि बुंदेली में भी ठेठ लिखा गया जी, कुछ परिष्कृत लिखा गया। तो मैंने ये चाहा कि बुंदेली का एक साहित्यिक रूप सामने लाया जाए जिसमें बुंदेली की सामर्थ्य दिखे और जो बुंदेली से इतर क्षेत्र हैं, बाहर के क्षेत्र हैं, उनमें बुंदेली का आदर हो जी। अगर हम ठेठ बुंदेली लिखते हो सकता उसको लोग न स्वीकारते। तो उसका जो साहित्यिक परिवेश है, बुंदेली कितनी साहित्यिक लिखी जा सकती है, बुंदेली में कितना, अब ये क्या है कि संस्कृत में बहुत यमक श्लेष का बहुत काम हुआ, हिंदी साहित्य में भी यमक श्लेष का बहुत काम हुआ जी। लेकिन बुंदेली में ये सब नहीं था। बुंदेली में केवल वर्णनात्मक लोक चल रही थी, वर्णनात्मक कथ्य चल रहा था।
तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ अलंकार किए जाएं, कुछ प्रयोग किए जाएं, इसको साहित्यिक स्वरूप दिया जाए। जब बुंदेली इतनी सामर्थ्यशाली भाषा है तो क्यों ना हम उस परिवेश को सामने रखें। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्टरी में कहा था, अरु बुंदेली बराबरी की नहीं कहूँ बराबरी है, तो इसमें बराबरी जो बुंदेली व्यंजन है, बरा है, बरी है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। इस तरह का श्लेष इसमें, इस तरह का यमक इसमें पैदा किया जाए, तो वो ही साहित्यिक रूप की ललक थी, इसलिए मैंने इसको रखा। और इसका जो प्रभाव है वो बुंदेली के बृहत्तरी के 3 कवि हैं जी, महाकवि ईश्वरी जी, गंगाधर व्यास जी, और तीसरे कवि ख्याली जी। तो ये बुंदेली के कवि थे जी। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड के जो कवि थे जिनने हिंदी साहित्य पर प्रभाव डाला, वे महाकवि पद्माकर थे। हमारे अपने अंचल के अंतिम आचार्य के रूप में हिंदी साहित्य के, जिनने जो उन्होंने लाक्षणिक ग्रंथ लिखा, वो महाकवि बिहारी थे जो बिजावरा वाले बिहारी, एक वो बिहारी दूसरे थे, ये महाकवि बिहारी बिजावरा वाले थे जिनने लाक्षणिक ग्रंथ लिखा। तो इस तरह से मैंने वो बुंदेली की कोशिश की। और एक जो बुंदेली का प्रतिनिधित्व जैसे आपने कहा, तो मैंने इसीलिए किया ताकि बुंदेली के सारे समग्र स्वरूप को, उसके संस्कृति को, उसके संस्कारों को देखे लोग। तो इसलिए मैंने कई जगह बुंदेली का जब प्रतिनिधित्व किया तो मैंने एक चौकड़िया ही लिखी, और वो चौकड़िया थी, वो आप सब सुन लें, आपके दर्शक सुने। वो चौकड़िया थी, हम कवि बुंदेली बानी के, हम कवि बुंदेली बानी के, हम कवि बुंदेली बानी के, झांसी के रानी के, हम कवि झांसी के रानी के, हम कवि बुंदेली बानी के, हम कवि छत्रसाल धरती के हीरा। छत्रसाल, आप सबको इतिहास मालूम होगा, जब महाकवि भूषण पन्ना आए तो कहारों की पालकी आ रहे थे, वो महाकवि भूषण आए तो छत्रसाल ने इतना बड़ा सम्मान दिया जो हिंदी साहित्य में और हिंदुस्तान में उसी कोई नज़ीर नहीं है। वह महाराजा छत्रसाल उठ के आए, कहारों को हटाया और महाकवि भूषण की पालकी में कंधा लगाया। इतना बड़ा सम्मान दुनिया में कोई नज़ीर नहीं है जो छत्रसाल ने दी। छत्रसाल धरती के हीरा, पन्ना के पानी के, हम कवि बुंदेली बानी के, हम कवि बुंदेली बानी। और इसमें जो पानी शब्द आया है वो हीरे की जो चमक होती है उसके लिए भी पानी का प्रयोग होता है। छत्रसाल धरती के हीरा, पन्ना के पानी के, हम कवि बुंदेली बानी के, हम कवि पद्माकर के। आप सब जानते हैं जो पद्माकर के होली के छंद हैं वो हिंदी साहित्य में कीर्ति केतु कहे जाते हैं। होली के छंद पद्माकर के कीर्ति केतु कहे जाते हैं हिंदी साहित्य में। उस जैसे होली के छंद किसी ने लिखे ही नहीं। सो पद्माकर के कीर्ति केतु हम, होरी होरयानी के, हम कवि बुंदेली बानी के, हम कवि रामचंद्रिका की चिलकन हम। आप सबको मालूम है जिस प्रकार से रामचरितमानस भाव पक्ष का ग्रंथ है, उसी तरह से रामचंद्रिका कला पक्ष का ग्रंथ है। वैसा कला पक्ष किसी ने किया नहीं, और वो कला पक्ष जो है कवींद्र केशव ने किया। सो रामचंद्रिका की चिलकन हम, वो कला पक्ष हम है, वो सौंदर्य, वो शिल्प, वो अलंकार हम है। रामचंद्रिका की चिलकन हम तुलसी से ज्ञानी के, हम कवि बुंदेली बानी के, हम कवि बुंदेली बानी के। और आपको मालूम है कि राम लाला यहाँ पर लाए गए, वो 5 वर्ष की उम्र के थे जब महारानी गणेश कुंवरी उनको लाई, ओरछा में बिठाए, वो स्वयं प्रतिष्ठित। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पेशे से शासकीय चिकित्सक रहे हैं, इतने व्यस्त पेशे में होने के बावजूद आपने कैसे अपनी ये लेखनी और रचनाओं को समय दे पाया? क्योंकि चिकित्सक का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान समाज में होता है और बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं भी होती हैं, तो ऐसे में कैसे आपने समय दिया जो बुंदेली साहित्य के लिए? जी, ये लाइन मैं पूरी करूं, इसके बाद आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। राम लला जित सांचे राजा और छार राजधानी के, हम कवि बुंदेली बानी के। और जी बोली में ईश्वर यहाँ का लोक कवि है।
जी बोली में ईश्वर बैठो, रजऊ खानदानी के हम कवि बुंदेली बानी के, हम कवि बुंदेली बानी के। आपका प्रश्न महेंद्र जी बहुत उपयुक्त है। हमारा व्यवसाय बड़ा व्यस्तता का व्यवसाय है और उसमें होता ये है कि कविता तो अपने आप पैदा होती है, ये तो ईश्वर की तरफ से ऊपर से गिरती है, ये तो आयातित होती है, अवतरित होती है। तो मैं अपने मरीज़ देखता जाता हूँ और बीच में उसी रजिस्टर में पीछे कविता आई तो लिख देता हूँ। इस तरह से कविता मैं कविता नहीं करता हूँ, कविता तो आती है और पन्ने पर लिख जाती है। इस तरह से बाकी हमारा परिवार, हमारे पुत्र, हमारी पत्नी, ये सब इतना सहयोग करते थे कि हम उसको अपने व्यवसाय को भी चलाते थे। और जब हमारी कोई कविता आती थी तो ये लोग हमें इतना सहयोग करते थे कि वो सब दोनों काम हम लोग साथ साथ किया करते थे। जी। और इस तरह से ये चलता रहा। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रामलला को गणेश कुंवरी महारानी जी लाई थी, तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि अयोध्या, चूंकि अभी पूरा देश जो है राममय है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन का समय है, और अब ऐसे में जब देश के हर कोने कोने से आवाज़ सिर्फ राम 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 की आ रही हो, ऐसे में आप बुंदेलखंड को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बुंदेलखंड बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, ये शौर्य की धरती है, ये साहित्य की धरती है और धर्म की भी धरती है। तो समूचे विश्व में राम एक आदर्श पुरुष हैं और बुंदेलखंड की आस्था तो विशेष रूप से है। उसका कारण यही है कि लोग कहते हैं अयोध्या में राम है, लेकिन हमारा बुंदेलखंड ये समझता है कि हमारी अयोध्या तो ओरछा है, जहाँ पर साक्षात राम जी आए, वहाँ राम का उदय हुआ था। यहाँ तो साक्षात राम को गणेश कुंवरी सरयू में डूब करके लाई और वो स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है और उनकी जो शर्तें थी उनको पूरी करते हुए गणेश कुंवरी उनको लाई। और ये हमारा आस्था का पुंज है ओरछा। यहाँ पर ही राम राजा को हम लोग अपनी ओरछा को ही अपनी अयोध्या मानते हैं। इस धरती के नरेश कृष्णोपासक भी रहे, रामोपासक भी रहे। गणेश कुंवरी और महाराज मधुकर शाह में यही शर्त हुई थी। मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और रानी कुंवरी गणेश राम भक्त थी। वे जाके अयोध्या से राम को लाई और कहते एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में, राजा मधुकर शाह की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। इस तरह से। और बुंदेलखंड का जो दूसरा तीर्थ है वो है चित्रकूट। चित्रकूट लोग ये कहते हैं कि ठीक है, रामचंद्र जी वनवास गए, 14 वर्ष रहे, लेकिन 12 वर्ष तो बुंदेलखंड में बिताए। उनकी जो शौर्य, उनका जो पराक्रम, उनकी जो साधना, वो तो चित्रकूट में हुई। तो चित्रकूट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो एक मैंने छंद भी लिखा था कभी कि धन्य हो गए हैं चित्रकूट के शिला के खंड। बहुत बढ़िया। झन धन्य हो गए थे चित्रकूट के शिला के खंड, सकल बुंदेल के इलाके धन्य हो गए पावन पयस्विनी के। रामचंद्र जी ने तो उस पयस्विनी का पानी पिया है भाई, तब वो आगे बढ़े हैं, तब रावण को मारा। धन्य हो गए थे चित्रकूट की शिला के खंड, सकल बुंदेल के इलाके धन्य हो गए पावन पयस्विनी के दोनों तटबंध, पावन पयस्विनी के दोनों तटबंध श्री रामचंद्र जी को जल पिला के धन्य हो गए। ये तो यहाँ का पावन पयस्विनी का पानी पी करके रामचंद्र जी आगे गए। इसके बाद ओरछा का आपको मालूम है कि ओरछा में हमारे राम राजा हैं जी। तो यहाँ पर जो राम आए हैं वो राजा बन के आए हैं। वो राजा राम नहीं थे कि जो आके जो 14 साल बाद उनको राजा बनाया गया। यहाँ तो 5 साल के राजा को, 5 साल के राम को राजा बना दिया गया है। ये इस तरह का ओरछा का वो है। तो एक बहुत पहले मैंने एक चौकड़िया लिखी थी ओरछा के लिए, वो आप सुन लें। और ओरछा के राम राजा इतनी आसक्ति है हमारे बुंदेलखंड में लोगों को कि वो कहते भाई सारे काम ओरछा नरेश ही करते हैं, राम राजा ही करते हैं, ओरछेश ही करते हैं। तो एक छंद सुन लें। मन तो तन को ओरछे जाने और द्रग संग में ले जाने। वहाँ ओरछा की ये प्रशस्ति है, ये भावना है, ये आस्था है बुंदेलखंड वासियों की कि वहाँ केवल आप मन से चले जाइए, ज़रूरी नहीं कि आप साक्षात वहाँ जाएं, आप केवल मन को भेज दीजिए। इस चौकड़िया में मैं मन को भेजता हूँ, उसके साथ आँखों को भेजता हूँ ओरछा के लिए। मन तो तन को ओरछे जाने द्रग संग में ले जाने, मन तो तन को ओरछे जाने।
करने पेल अघा के दर्शन, फिर कछु उनसे काने, जो कहूँ भीड़ अटूटा होवे, तन कहूँ नहीं घबराने, लोट लोट चिकने आंगन में, लौट घरे आ जाने, मन तो तन कोर छे जाने, मन तो तन कोर। ओरछा और चित्रकूट अयोध्या के बाद जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने ओरछा और चित्रकूट, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने ओरछा जैसे ही हॉस्पिटल से राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन का जो वक्त तय हुआ तो उन्होंने हॉस्पिटल से ये संदेश दिया कि ओरछा में विशेष रूप से सजावट होगी, राम राजा सरकार की विशेष रूप से पूजा अर्चना होगी जी। और चित्रकूट को भी जो है वो बहुत भव्य तरीके से सजाया जाएगा, वहाँ भी पूजा अर्चना होगी। वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया कि चित्रकूट को भव्य साज सज्जा करके भगवान राम के जो वहाँ के स्थल हैं उनको सजाया जाए और वहाँ पूजा अर्चना की जाए। तो आपने तो दशकों से ऐसे जो है नज़र रखे हुए हैं, सियासत पर नज़र रखे हुए हैं, राजनीति पर नज़र रखे हुए हैं। इस तारतम्य में राम और जो जिस तरीके की राम मंदिर को लेकर जो सियासत होती रही है, वो एक कवि के नज़रिए से कैसा देखते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि राम सारी राजनीति जानते हैं। एक चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ जी, को न राम सम जान जथारथ। बहुत बढ़िया। नए कहते राजनीति, नए कहते राज को, नए नीति कहते राजनीति को जी। तो चौपाई कहती है नीति, वो नए नीति, वो राजनीति, और वो प्रीति, किसकी प्रीति है किसकी प्रीति नहीं है, कौन भीतर से कह रहा है, कौन बाहर से कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो नीति और वो प्रीति। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन परमार्थ से क्या कर रहा है, कौन स्वार्थ क्या करता है, कौन राम सम जान यथार्थ, उसके राम के समान यथार्थ कोई नहीं जानता है। कौन कौन नीति की बात करता है, कौन प्रीति की करता है, कौन स्वार्थ की करता है, कौन परमार्थ की करता है, ये चौपाई में इस प्रश्न पर कहना चाहता हूँ। अच्छा जड़िया जी, जो आपने तो लगभग बुंदेली साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ देश के बड़े बड़े वरिष्ठ कवियों के साथ मंच साझा किया है, तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपके साथ के बड़े जो हिंदी साहित्य या हिंदी भाषी क्षेत्र के कवि थे, उन्होंने कभी ऐसा कोई ऐसा संस्मरण हो आपका कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा कहा हो जिससे आपको लगा हो कि बुंदेली भाषा का थोड़ा सा अलग हटके या उपहास उड़ाया जा रहा है, या फिर कभी ऐसा कुछ ऐसे कोई संस्मरण आपको जो याद हो? कौन कौन से ऐसे कवि थे, वरिष्ठ कवि, जिनके साथ आपने जो है राष्ट्रीय स्तर पर मंच साझा किए? क्योंकि आपने तो प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर, हमारे हिसाब से तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है, तो आपने सभी मंच साझा किए हैं। यह महेंद्र जी बड़ा सौभाग्य है बुंदेली का और मेरा कि मुझे देश के तमाम वरिष्ठ कवियों, ख्यातनाम कवियों का सानिध्य मिला, उनका प्रेम मिला, उनका दुलार मिला। और जहाँ तक बुंदेली के सम्मान की बात है, तो मैंने बुंदेली का वो शिल्प पैदा किया था, वो सामने वो चीज़ रखी थी जिससे लोग प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि हाँ, बुंदेली का कोई मानदंड है, कोई स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से उनने हमें बहुत भरपूर दुलार दिया और मैं तमाम जगह अभिभूत हुआ। बहुत बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े कवि। कौन ऐसे कवि हैं जो देश स्तर पे ख्याति प्राप्त हैं और जिन्होंने आपकी रचनाओं को प्रोत्साहित किया, या कभी ऐसे कोई किस्से हों, आपके संस्मरण हो? हाँ, बहुत हैं। देखिए, आदरणीय पद्मश्री गोपाल दास जी नीरज हैं, उनका मुझे बड़ा दुलार प्राप्त हुआ, वे बड़ा मुझे स्नेह करते थे। और आदरणीय सरोज जी, शैल जी, प्रदीप चौबे, निर्भय हाथरसी, सत्तन जी, इन सब के साथ मेरे बड़े जुड़ाव थे, लगाव थे। सत्तन जी मुझे बॉम्बे ले गए, बोले जड़िया तुम इतना अच्छा लिखते हो, तुम्हें बम्बई ले चलूँगा। तो मुझे ब्रजमंडल जो चौपाटी पर कार्यक्रम था ब्रजमंडल का, उसमें सत्तन जी मुझे ले गए। आदरणीय उदय प्रताप जी अध्यक्ष थे, मुझसे कान में आके बोले जड़िया, बोले सरल सी कविता सुनाना और ऐसे ऐसे सुनाना। तो मैंने कहा सर आप, अरे बोले नहीं, तेरे ही छंद होंगे। इस तरह से लोगों का दुलार हुआ। नीरज जी की बड़ी निकटता थी मेरे साथ, उनसे मेरे घनी बात होती, मैं बुंदेली में ही उनसे बात करता था और वे बहुत हमें सम्मान देते थे। एक बार तो आप संस्मरण की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हास्यास्पद है, लेकिन यथार्थ है
वो कोंच का रामलीला का कवि सम्मेलन था जी। बोले जड़िया कहाँ जा रहा हो? मैंने कहा सर मैं वो चाट वाट ज़्यादा खाता हूँ तो जरा चाट खाने जा रहा हूँ। बोले यार चलो मैं भी चलता हूँ। अच्छा। तो नीरज जी मेरे साथ उठे और बीड़ी पीते हुए सड़क पर खोमचे ठेले पर मैंने चाट खाई नीरज जी ने। तो मैं गौरवान्वित हुआ, ये उनका बड़प्पन है लेकिन ये मेरा सौभाग्य है। तो इस तरह से तब सभी लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दुलार दिया और उससे मैं बड़ा अभिभूत हुआ, मुझे अच्छा लगा। उस समय की कोई यादगार रचना जब आप बड़े मंच पर साझा करते थे बड़े कवियों को, कोई रचना? देखिए रचनाएं तमाम थी और एक आध रचना मैं आपको रखता हूँ और सुने आप। जी जी। एक श्रृंगार का ही गीत है जी। वो आप सुनने में श्रृंगार का ही कवि हूँ। तो एक कविता, एक गज़ल है, ये श्रृंगार की गज़ल है और ये वियोग की गज़ल है। नायक नायिका से विछोह होता है तो वो स्मरण करता है और एक गज़ल के 4 बंद आप। अच्छा, ये गज़ल और ये जो आप 4 पंक्तियां सुनाए, इससे पहले एक बात और कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने सुना है कि किसी भी एक सफलतम व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का या उनकी पत्नी का बड़ा योगदान होता है। तो क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ क्या? क्योंकि आप पेशे से चिकित्सक भी रहे हैं, मन से कवि भी रहे हैं, तो आपको घर में ऐसा कोई जो आपकी अर्धांगिनी थी या पत्नी थी उनसे कब सहयोग मिलता रहा, या फिर कभी आपके घर में भी ऐसा होता था कि कहाँ ये कविताओं के चक्कर में फंसे हो आप? नहीं, इस बारे में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरी पत्नी, मेरा परिवार मेरा बहुत सहयोग करते रहे। और अब मैं गज़ल ही बदल देता हूँ। आपने पत्नी की चर्चा की, जी जी, तो मैं वही गज़ल सुना देता हूँ जी, जो मैंने उनके निधन के बाद लिखी। उसके 4-6 बंद आप सुनने। और श्रृंगार की गज़ल है, मैं श्रृंगार का कवि हूँ जी जी, मैंने जीवन भर वही लिखा जी। तो एक गज़ल वो सुने। अब तुम नहीं तो तुम्हारी अंगड़ाइयाँ तो हैं। बहुत बढ़िया। अब तुम नहीं तो तुम्हारी अंगड़ाइयाँ तो हैं, बे उस समय की गूंजती शहनाइयाँ तो हैं। बहुत बढ़िया। जब तुम नहीं, अब तुम नहीं तो तुम्हारी अंगड़ाइयाँ तो हैं, बे उस समय की गूंजती शहनाइयाँ तो हैं। क्या खूब लक्ष्य भेदने का हुनर सिद्ध था। वाह, वाह। ये जो पूर्ण और मनोविज्ञान है नायिका का, वो आप देखें। अब तुम नहीं तो तुम्हारी अंगड़ाइयाँ तो हैं, वे उस समय की गूंजती शहनाइयाँ तो हैं। क्या खूब लक्ष्य भेदने का हुनर सिद्ध था, उन चितवनों से झांकती चतुराइयाँ तो हैं। वाह, वाह, अब वाह। तुम नहीं तो तुम्हारी अंगड़ाइयाँ तो हैं, वे उस समय की गूंजती शहनाइयाँ तो हैं। अब तुम आकर चली गई कोई बात नहीं है, आकर न जाने वाली अब तन्हाइयाँ तो हैं। बहुत बढ़िया। तुम आकर चली गई कोई बात नहीं है, आकर न जाने वाली अब तन्हाइयाँ तो हैं। जी जी। और जी एक अंतिम और सुने जी। पर वो कैसे हो सकता है नज़रों से दूर दूर। जी जी। पर कैसे हो सकता है वो नज़रों से दूर दूर, जिंदा जमी पे जिसकी अच्छाइयाँ तो हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदा जमी पे जिसकी अच्छाइयाँ तो हैं, अब तुम नहीं तो तुम्हारी अंगड़ाइयाँ तो। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि वो जो आपने वरिष्ठ कवियों के साथ, जो देश के ख्याति प्राप्त कवियों के साथ जो पाठ किया, रचना पाठ किया, कविता पाठ किया, उसका कोई संस्मरण जो है आपके दिमाग में हो, जो बुंदेली से जुड़ा हुआ हो? देखिए, बुंदेली के जो प्रतिनिधित्व मैं करता था तो ऐसा ही रखना पड़ता था कि जिसमें बुंदेली को श्रेय जाए जी। तो मैंने तमाम कविताएं पढ़ी। लोग जो है करते थे, फरमाइश करते थे, तो मेरी एक चपेटा की कविता थी जी, वो मैं सुनाया करता था। लोग कहते थे, वरिष्ठ लोग कहते थे भाई वो सुनाइए, वो सुनाइए। अब उसमें कुछ चपेटा मतलब क्या होता है महेंद्र जी? वही मैं क्लियर कर रहा था, क्योंकि बुंदेलखंड से जो इतर क्षेत्र है वहाँ लोग चपेटा नहीं समझते। मैं उसकी 4-6 पंक्ति आपको सुना पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ी लंबी रचना है। अब आपने उस बात को कुरेदा, तो मैं लोगों से ये कहता हूँ, चपेटा हमारे यहाँ के किशोरियों का खेल है। बुंदेलखंड में छोटी छोटी किशोरियाँ जो टीनेजर्स हैं, वो एक खेल खेलती हैं पत्थरों का, उसको पत्थरों को फैलाती हैं, उछालती हैं, उसको लपकती हैं, तो वो एक चपेटा का खेल होता है। और मैं उनको ये बताता था, लोगों को जानना भी चाहिए कि चपेटा जो है संस्कृत की चप और एट धातु से निकला है। चप और एट से मिला करके चपेटा बना है।
जी। चप का अर्थ होता है उछालना जी और इट का अर्थ होता है सांत्वना देना। महिलाओं के ये दो ही काम है। जी वे पुरुष को उछालती हैं, प्रमोट करती हैं, जी। फिर उसको सांत्वना देती हैं। जी। कोई टेंशन में आता है, कोई सेडेशन में आता है, तो ये दोनों ही काम है। तो ये चपेटा के माध्यम से बताया गया है। तो उसकी 2-4 पंक्तियां सुनाता हूँ और ये भी सुनाता हूँ कि बुंदेलखंड में चपेटा क्यों खेला जाता है। जी इतना कोमल किशोरी के हाथ और पत्थरों का खेल, ये सब क्यों होता है। तो इसकी 2-4 पंक्तियां सुना देता हूँ, तो वो सुनिए। टोरे टाँक मरोरे फेंटा, देह नेह में घोरे, मानो इंद्र धनुष की सातौ रंग बिराजे दोरे। मानो इंद्र धनुष के सातौ रंग बिराजे दोरे। मानो इंद्र धनुष के सातौ रंग बिराजे दोरे। चटकत चपल चपेटा, खन खन चूरियां खन की जाती। छन कीली की छनक देख के, छाती छन की जाती। तो अंतिम इसकी 2 पंक्तियां और सुने, उससे ये मालूम पड़े कि ये चपेटा क्यों होता है। खेले खिलाए हाथ, जे पत्थरों से खेल क्यों खिलाया जाता है। खेले खिलाए हाथ, मजे जा रहे हंसी हंसी में। इन हाथन की हद देख गए हैं हरीफ झांसी में। ये मेहंदीले हाथ रंग देते, अबीर देते हैं। वक्त पड़े तो ये दुश्मन का जिगर चीर देते। बहुत बढ़िया। ये इस तरह से इसका उपसंहार होता है। जड़िया जी, एक और बात कि आपने बुंदेली जो है भाषा पे इतनी अच्छी कविताएं लिखी, इतने अच्छे छंद लिखे, इतना बेहतर आपने साहित्य लिखा, लेकिन कभी आपने ऐसा महसूस किया क्या कि आपको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा, तो मध्य प्रदेश में कहीं सरकार से कोई भूल हो गई, या मध्य प्रदेश में जो परखने वाले लोग हैं कवियों को, तो बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को परखने वाले लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं कोई ऐसा हुआ या आप उपेक्षित रहे, ऐसा कुछ आपने महसूस किया? देखिए, मेरा विचार भिन्न रहता है। मैं तो कविता को सरस्वती का प्रसाद मानता हूँ। दूसरी बात, ये सामने वाले को ही आकलन करना है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि कविता लिख देना और समाज को दे देना। मैं उसी नज़रिए से कविता का आदर करता हूँ, उसी नज़रिए से अपनी दृष्टि रखता हूँ। मुझे सब तरह की आनंद है। अब ये सामने वाले का काम है, वो किस तरह से देख। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मुझे ढूंढा, मुझे पूछा कि आप कहाँ हैं, लोगों ने तलाशा। अब ये तलाशने वालों का काम है, मेरा इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको कैसे नोटिस किया? क्योंकि आप कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं मंच साझा किया क्या किसी के साथ, जहाँ कोई ऐसा बैठा हो जो लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ राजनीतिक हो या लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ अधिकारी हो? ऐसा कैसे आप नोटिस में आए उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मैंने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश का ऑडियंस बड़ा विज्ञ है, सुविज्ञ है। और मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत पढ़ा, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, बहुत पढ़ने गया मैं। लोगों ने सुना होगा, पर ये लोगों ने जब मुझे कोई सम्मान दिया तो मुझे तलाशा गया। उरई के डीएम को फ़ोन किया गया। कौन सा सम्मान था वो जो आपको दिया गया था? वो सर महेंद्र जी सम्मान था लोक भूषण। वो अखिल भारतीय स्तर का सिंगल सम्मान था और लोक भाषा के लिए दिया जाना था। तो ब्रज भाषा, भोजपुरी और तमाम भाषाएँ थी, लेकिन बुंदेली को पहली बार दिया गया और वो बुंदेलखंड का पूरा गर्व है। उसमें ताम्रपत्र था, 2 लाख रुपए थे और एक ही सम्मान था अखिल भारतीय स्तर पर, लोक भूषण था। अच्छा। अभी जो वर्तमान में बुंदेली का परिदृश्य है, युवा, चूंकि बुंदेलखंड का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा साहित्यिक भाषा पर ध्यान देता है और अंग्रेजी भाषा पर ध्यान देता है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बुंदेली परंपरा है उसको सहेजे रखने के लिए? कुछ आपके नज़रिए से या एक कवि के नज़रिए से क्या संदेश आपका रहेगा? देखिए, बुंदेलखंड का मैं कवि हूँ और ठीक है, मेरा काम ब्रजभाषा पर, राजभाषा पर है, लेकिन मैं अपनी बुंदेली को ही प्रमोट करना चाहूँगा और उस पर ही मेरा थोड़ा सा काम है। मैं चाहूँगा बुंदेलखंड के जो युवा हैं वे बुंदेली को प्रोत्साहित करें, बुंदेली में बोलना शुरू करें, बुंदेली में बात करना शुरू करें। जब आपस में मिलें, आप देखिए अन्य भाषाओं के भाषी हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन हम बुंदेलखंड वासी लज्जा लगती है हमको बात करने में। हमें चाहिए कि हम अपने घर में बुंदेली बोलें, अपने मिलने वालों से बुंदेली बोलें, बुंदेलखंड वासियों से बुंदेली बोलें, चाहे कहीं भी रहें, किसी प्रवास में रहें। जी जी। हमारे यहाँ ऐसे तमाम ऐसी नज़ीरें हैं, उदाहरण हैं बुंदेलखंड में
जी। कि जिन परिवारों में केवल दो ही भाषा आती है, जी। या तो अंग्रेजी या बुंदेली, जी। वे हिंदी नहीं बोलते। जी। तो इस तरह से हमें इस बात को समझना होगा कि हम भी बुंदेली को इतना सम्मान दें, उसकी संस्कृति पे, उसके साहित्य पे, उस पर गद्य लिखें, उसमें कहानी लिखें, रिपोर्टाज लिखें, सूचनाएं लिखें, पत्र व्यवहार करें, आपस में बुंदेली की परिवर्धन करें, उसकी श्री बढ़ाएं। जैसे अब कोर्स में जो बुंदेली चल रही है, तो हाँ, अभी बस यहाँ हम आपको रोकते हैं क्योंकि हमें कुछ ऐसा भी जो है जानकारी मिली थी कि आपके बुंदेली जो रचनाएं हैं वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो क्या बुंदेली के युवाओं को इन रचनाओं के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बुंदेली का सौभाग्य है जी जी, और कि बुंदेली को मान्यता प्राप्त हुई। ऑप्शनल पेपर की हिंदी साहित्य में बुंदेली को लिया गया और एमए पाठ्यक्रम में वो कौन सी कक्षाओं में एमए की? छत्रसाल यूनिवर्सिटी की एमए की कक्षाओं में? जी, छत्रसाल यूनिवर्सिटी छतरपुर में, महाराज छत्रसाल यूनिवर्सिटी में बुंदेली के पेपर के लिए एमए के प्रीवियस में और फाइनल में कुछ वरिष्ठ कवियों की, मेरी भी उसमें शामिल है और तमाम कवियों को उसमें शामिल किया गया है। उससे बच्चे बड़े प्रभावित हैं, वे संस्कृति को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आपको स्मरण है क्या एक आध छोटी सी कविता की 2 लाइनें जो एक आध बार मुझे बुलाया गया तो मैंने देखा कि बच्चों में उतना उत्साह है, वे संस्कृति के बारे में बात करते हैं, जी जी, पूछते हैं कि ये कंकण क्या होता है, इसमें गुंचू क्यों लगाई जाए। 4 कविताएं शामिल हैं उसकी। में एक कविता है जो बुंदेली की नायिका की दिनचर्या है, उसका एक छंद आपकी सेवा में रखता हूँ। 4 बजे से चले चकियाँ, स्वर चारु चुरीन में गावती नोनी, प्रात सो सूर्य की स्वर्ण छटा बिच, घूंघट घाल के डारे ठगोनी, दोनी चली करवे कर दोनी ले, ओ कटी बीच कसे कर दोनी। इस तरह से कर दोनी कसते हुए, ये सारी पूरे दिनचर्या का छंद है। तो ये सब तरह के लंबी तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोई 4 लाइनें जो युवाओं के लिए प्रेरणादायी हो, या युवा जिन्हें आज का युवा बहुत जागरूक है जी, वो समझ रहा होगा कि हमें बुंदेली का उन्नयन करना है और स्नेह के साथ रहना है। मैं श्रृंगार का कवि हूँ, मैं यही कहूँगा कि आप बुंदेली को प्रश्रय दें, उसको सहारा दें, उसको बढ़ाएं और एक मुक्तक सुने। ये युवाओं के लिए ही है, वो उनकी प्रेरणा देगा। सुने। देह को स्नेह की सांसों से सींचते रहिए, बहुत बढ़िया। देह को स्नेह की सांसों से सींचते रहिए, धरा को मंगल, धरा पर मंगलम के दृश्य खींचते रहिए। धरा पर देह को स्नेह की सांसों से सींचते रहिए, धरा पर मंगलम के दृश्य खींचते रहिए। प्यार को इतना समेटो कि समंदर हो उठे, वक्त बेवक्त उसी को उलीचते रहिए। वाह वाह वाह, प्यार को इतना समेटो कि समंदर हो उठे, वक्त बेवक्त उसी को उलीचते रहिए। तो ये थे डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी। बुंदेली साहित्य में आपकी कविताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप हिंदी साहित्य, ब्रज भाषा और सभी पे कमांड रखने वाले ऐसे विलक्षण कवि हैं बुंदेलखंड के, जिन्होंने बुंदेली भाषा का चयन कर बुंदेली भाषा को जो है प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका अदा की। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए।